चलिए, तो अभी अपन ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा। अब ये जो फॉर्मेट है, मैंने बताया आपको, ये जो फॉर्मेट है कॉमन है सब में, मतलब चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे आप सीएस में हो, चाहे आप सीए में हो, हर जगह पे काम आएगा। चाहे बैप में हो, बराबर ना, चाहे बीबीएम में हो, कहीं पे भी हो, ये बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट सेम रहता है। तो बैलेंस शीट अपना हो गया, दैट इज द शेड्यूल 3 का पार्ट 1। अब बात करें शेड्यूल 3 का पार्ट 2, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बट दिस इज नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पी एंड एल अकाउंट। द वर्ड से स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे कोई टू और बाय बनाने का काम नहीं है, वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा। तो आपने जो बीकॉम में पढ़ा था या कहीं पे भी पढ़ा होगा, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म का ऐसा पी एंड एल होता है, ट्रेडिंग पी एंड एल होता है, वैसा नहीं बनेगा। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है। नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो होता है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म का, और कंपनी से कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता, उनका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस ओनली, और वो होगा स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा होता है। कोई फॉर्मेट में नेम ऑफ द कंपनी सबसे पहले आएगा, कि कंपनी का नाम क्या है वो लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का बनेगा। फॉर्मेट में क्या है, पर्टिकुलर है, नोट नंबर है, एंड अमाउंट है करंट ईयर का, एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्मेट है। अब इसमें शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले लेंगे इनकम। क्या लेंगे अपन? अब इनकम साइड में जो सबसे पहला आइटम है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। बेसिकली इसका मतलब है सेल्स, और रिटर्न है तो माइनस कर लो। क्या ये तुमको समझ में आया? तो जो सेल्स है तुम्हारा वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा, सेल को छोड़कर जो भी बच गया वो अदर इनकम हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई असेट बेचने से प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, वो यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। बस दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम। ये तो होता है इनकम में। आगे बढ़ रहे, इसके बाद इसने वर्ड यूज किया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोला इसने? देखिए, अगर आपने फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा है, ठीक है, तो तुमको पता होगा कि वहां पे रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? अब यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन नहीं रहा है, तो जितना मटेरियल यूज हो रहा है उसको पूरे को एक चीज में डाल दिया, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। द वर्ड से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है यूज किया। तो ये कैसे निकलेगा वो समझिए। इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेने का। क्या लेने का अपने को? ऐड करने का है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो मिलेगा दैट इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग का कोई मतलब भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप कंज्यूम ले लो। सिंपल है। आपके घर में 10 रसगुल्ले पड़े थे, मैंने बताया था आपको। कितने रसगुल्ले पड़े थे? 10। पप्पा जी पता आज 5 रसगुल्ले और लेके आ गए। कितने होने चाहिए? 15। और जब घर पे पहुंचे तो 12 ही थे। 3 तो कंज्यूम हो गए, भाई ने किए, बहन ने किए, पता नहीं, बट 3 तो गए। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं इसको? अंडरस्टूड? अब है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन। है तो सर मैन्युफैक्चरर है ही, तो बना बनाया गुड्स देता है। विजय सेल वाला है, बना बनाया इसी लेगा और बेचेगा। तो उस केस में जो तुम्हारा परचेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट पे गौर किया होगा तो उसमें जो आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल। सेल हो चुका है, परचेज भी हो चुका है, तो क्या बच गया? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों को साथ में ले लिया और उसका नाम लिखा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये पूरा एक ही वर्ड है। समझ में आया तुमको? ठीक है, तो आपने क्या बोला? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन। अब इस चेंज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मतलब है? तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली ओपनिंग ज़्यादा होगा, क्लोजिंग कम होगा तो पॉजिटिव में आएगा, बट क्लोजिंग ज़्यादा होगा तो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आए तो नेगेटिव में लिख देना। क्या ये तुमको समझ में?
इसके बाद आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। क्या आता है? कि जो भी आपने अपने एम्प्लॉय पे खर्चा किया है वो सब यहाँ पे आएगा। एम्प्लॉय में मजदूर भी इंक्लूड है, तो वेजेस भी आएगा, सैलरीज भी आएगा, बोनस भी आएगा, पीएफ भी आएगा, ग्रेचुटी भी आएगा। जो भी खर्चा आपने अपने एम्प्लॉय पे किया है, जिस भी काइंड का किया है, वो सब यहाँ पे आएगा। तो अच्छा, वो खर्चा किसके लिए किया है? एम्प्लॉय के फायदे के लिए किया है। हाँ, इसलिए बोलते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसके बाद है तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट। क्या है तुम्हारा? फाइनेंस मतलब लोन का कॉस्ट बोला, तो लोन नहीं है, लोन तो बैलेंस शीट में आता है, उसका कॉस्ट। लोन का कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट। तो जो भी इंटरेस्ट, जिसका भी इंटरेस्ट है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा एज अ फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद जो बड़ा अमाउंट होता है वो होता है डेप्रीसिएशन। क्या होता है? टेंजिबल असेट पे डेप्रीसिएशन लगता है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। बट देयर आर सम इनटेंजिबल असेट, उनके लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रीसिएशन जैसा ही है, बट उसका वर्ड क्या यूज होता है? अमोर्टाइजेशन। अब जो भी बच गया वो बोलता है डाल दो इसको अदर एक्सपेंस में। कहाँ पे डालेंगे? क्या ये तुमको समझ में आया? खत्म। एंड दिस इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको? अब अगर आप इस इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर लो तो यू विल गेट द प्रॉफिट। क्या मिलेगा अपने को? ठीक है। बीकॉम लेवल पे और दूसरे किसी छोटे लेवल पे ये ठीक है, मतलब इनकम लिया, एक्सपेंस माइनस किया, खत्म हो गया। पर जब आप सीए कर रहे हो तो आपको ये पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, इतना बड़ा। और इसमें सब में एएस का इंक्लूजन है, मतलब एएस होने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार सारे एएस हो जाए तो मैं पूरा फॉर्मेट वापस बताएगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देगा ये चीज़ें आती है। सम के हिसाब से अपने को इतना याद करना है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स। क्या आता है ये प्रॉफिट? पर इसमें से टैक्स माइनस कर लोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएनएल में। पीएनएल मतलब ये तो पीएनएल है, ये ट्रांसफर होगा तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें हेडिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है ना? उसमें ओपनिंग बैलेंस और करंट का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। हम क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे। क्या ये तुमको समझ में आया? अब ये तो मैंने बोला बीकॉम लेवल के लिए इतना इनफ। अपने सीए लेवल में आपको समझना पड़ेगा दिस प्रॉफिट इज बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है अपन AS5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें से एक्सेप्शनल आइटम प्लस माइनस कर लोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस कर लो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर लो। अब टैक्स में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों होते हैं, ये AS22 में पढ़ेंगे। तो यू विल गेट द प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट या लॉस मिल गया बराबर। बट दिस इज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। किससे है ये? अगर तुम उसका मतलब बिजनेस का कोई ब्रांच वगैरह बंद करने वाले हो तो ये AS24 में पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका प्रॉफिट भी मिल जाएगा ये वाला। तो ये जो था कंटिन्यू में से डिसकंटिन्यू माइनस कर लिया तो दिस विल बी योर फाइनल प्रॉफिट और लॉस, ये वाला। इसके अलावा अपन एक ए और AS पढ़ेंगे, AS20 EPS। उसमें तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे दो चीज़ दिखानी पड़ती है, बेसिक EPS और डायल्यूटेड EPS। तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से अपने लिए बड़ा इजी है। इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट, टैक्स माइनस कर लो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर आप सीधे पहुंच जाओ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, खत्म। तो ये जो आइटम है नॉर्मली आपको सम सॉल्व करने में मिलेगी नहीं, तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आपको नहीं मिलने वाला है। एक ही आइटम मिलेगी इसमें, टैक्स वाला, और कुछ नहीं। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। अगर डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले जैसे आप बोलते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप उसमें नॉर्मली सेल ऑफ प्रोडक्ट या सेल ऑफ सर्विस लोगे। बट आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट ये सब तो कहाँ पे लेना है? अदर इनकम में लेना है। बट सुनो, अगर तुम फाइनेंशियल कंपनी हो तो इंटरेस्ट तुम्हारा मेन इनकम हो गया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अगर तुम म्यूचुअल फंड कंपनी हो तो डिविडेंड तुम्हारा मेन इनकम हो गया, तो सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये देखो इसने बोला है इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल बी इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल, वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो सब आती है। अदर इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, नेट गेन और लॉस ये सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे
एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आएगा, ये सब दे रखा है आपको। ये सब आइटम है आपके पास में, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें आती है। इतनी सारी चीज़ें हैं सर, सब याद करनी है? नहीं, याद नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू करना अपने को। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो गया ये अपना? एक था बैलेंस शीट और दूसरा है P&L अकाउंट। तो ये हो गया फॉर्मेट।